जय हिंद दोस्तों। आज 3 नवंबर 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे और उन सारे पार्ट को हम डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें इसे। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, निश्चित तौर पर आप सुझाव दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। देखो, फर्स्ट पेज पे जो ये न्यूज़ है हमारे लिए, 9 सदस्यों के साथ राज्यसभा में भाजपा और मजबूत। तो ये पॉलिटिकल न्यूज़ है अगर इस तरह से आप देखोगे, लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राज्यसभा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा से लगभग हर बार क्वेश्चन आता है, तो राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन हम गेन करेंगे। और देखो, पढ़ने का तरीका क्या है, जब भी आपको इस तरह का न्यूज़ मान लो कुछ मिलता है, राज्यसभा के बारे में चर्चा हुआ, आपको निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा है, आपको एनजीटी के बारे में चर्चा है पेपर में, तो आपको अपने स्टैटिक पोर्शन से उस न्यूज़ को कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए। मान लो राज्यसभा का अगर यहाँ पे चर्चा है तो आप लक्ष्मीकांत के बुक में राज्यसभा के बारे में पढ़ लो, तो उससे क्या होगा कि न्यूज़ पढ़ने के साथ साथ आपका जो है राज्यसभा का पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह से जब भी पेपर में किसी टॉपिक के बारे में चर्चा हो, उसके बारे में बेसिक ज़रूर अपने जो स्टैटिक किताब है, अपने जो आपका बुक है, उससे बेसिक ज़रूर पढ़ लो। और बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, राज्यसभा में राज्य लगा हुआ, स्वाभाविक रूप से इसका अर्थ हुआ कि इसमें राज्यों की भागीदारी है, यानी राज्यसभा मतलब राज्यों की एक सभा होता है, राइट। तो राज्यसभा या राज्य परिषद भारतीय संसद का दूसरा सदन है, जिसकी स्थापना मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत किया गया था। भारत के संविधान के आर्टिकल 79, अगर आप आर्टिकल 79 को देखोगे तो आर्टिकल 79 कहता है कि जो संसद है, संसद के 3 अंग होंगे। पहला होगा लोकसभा, दूसरा होगा राज्यसभा और तीसरा हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। तो तीनों ही अंग संसद के होते हैं। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, जैसे एमपी जो होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य होता है, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा, लेकिन राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद का एक अंग होता है, राइट। अंग और सदस्य में अंतर है, काफ़ी बड़ा अंतर है। जैसे राज्यसभा क्या हुआ, संसद का एक अंग हुआ, लोकसभा संसद का एक अंग हुआ, इसी तरह से राष्ट्रपति संसद का एक अंग होता है। और एमपी क्या होता है, राज्यसभा का एक सदस्य हो गया या लोकसभा का एक सदस्य हो गया, राइट। तो आर्टिकल 79 में राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा दोनों को संसद का अंग बनाया गया है, यानी तीनों ही संसद के अंग हैं। आर्टिकल 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या जो है 250 हो सकती है, परंतु यह वर्तमान में 245 है, 245 है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो है मनोनीत किया जाता है, राइट। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के लिए। यह एक अस्थायी सदन है, यानी राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि क्या राज्यसभा का विघटन हो सकता है। बिल्कुल नहीं, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होगा। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल जो है तय नहीं है, वो अनलिमिटेड है, राइट, वो फिक्स नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का कभी विघटन होता ही नहीं, तो राज्यसभा का कार्यकाल तो तय नहीं हो सकता। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बिल्कुल तय है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो होता क्या है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 संसद के सदस्यों की, यानी राज्यसभा के सदस्यों की विदाई हो जाती है और 2/3 नए सदस्य चुन के आते हैं। तो ये जो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, तो यानी प्रत्येक 2 वर्ष पे 2 वर्ष, 2 वर्ष और 2 वर्ष, तो प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 नया सदस्य चला जाएगा राज्यसभा से और 1/3 नया सदस्य चुन के आ जाएगा। तो ये नियम होता है। अब देखो, राज्यसभा की कुछ शक्तियां और कार्य के बारे में हम देखते हैं। राज्यसभा की विधायी शक्तियां के संदर्भ में देखते हैं। तो गैर वित्तीय विधेयक, वित्तीय विधेयक को अगर छोड़ दिया जाए
तो गैर वित्तीय विधेयक के संबंध में लोकसभा के भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है और ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। साधारण विधेयक हो गया, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सहमति के बाद ही कानून बनेगा। संविधान संशोधन विधेयक हो गया, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों की सहमति के बाद ही कानून बनेगा। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति है, बहुत कम शक्ति दिया गया है धन विधेयक को लेकर के, और राज्यसभा को बस 14 दिन तक उस पर विचार करने का अधिकार है। धन विधेयक राज्यसभा में भेजा गया, राज्यसभा उस पर 14 दिन तक विचार कर सकती है। 14 दिन के अंदर जो है राज्यसभा उसको भेजना होगा उस विधेयक को लोकसभा में। अगर 14 दिन के अंदर नहीं भेजेगी तो वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट स्वीकृत माना जाएगा लोकसभा के द्वारा, राइट। या राज्यसभा उसमें कुछ संशोधन करके भेज सकती है। तो राज्यसभा के संशोधन को एक्सेप्ट करना या नहीं एक्सेप्ट करना ये पूरी तरह से लोकसभा पर निर्भर करेगा। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियाँ लोकसभा के बराबर है, ठीक है। अब देखो विशिष्ट शक्तियाँ क्या, तो 2 विशिष्ट शक्तियाँ हैं जो राज्यसभा को लोकसभा से बेहतर बनाता है। पहला है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के विषय पे, राज्य सूची के किसी विषय को जो है राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है और उसके बाद संसद कानून बना सकती है। यानी राज्यसभा ने क्या किया कि राज्य सूची का अगर कोई विषय है, मान लो बिहार एक स्टेट है, बिहार के किसी राज्य सूची पे जो है उसको जो है वो घोषित कर दिया राष्ट्रीय महत्व का, और राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए जो है इसमें राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमत की आवश्यकता होती है। तो उपस्थित जितना राज्यसभा में सदस्य है और उसका 2/3 अगर मत दिया पक्ष में, तो राज्य सूची में किसी जो विषय है उस विषय को जो है राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकता है और उसके बाद संसद उस पर कानून बना सकता है। और सेम प्रावधान है आर्टिकल 312 के तहत। आर्टिकल 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के लिए जो है राज्यसभा स्वीकृति दे सकती है और फाइनली संसद नई सिविल सेवा का गठन कर सकता है आर्टिकल 312 के तहत। अब देखो ये तो था कुछ लोकसभा से जो है राज्यसभा को कुछ अपर शक्ति दिया गया, कुछ बेहतर शक्ति दिया गया। अब देखो तीसरा है अन्य शक्तियां। आपातकाल की स्थिति में 1 माह के भीतर उस लोकसभा अगर विघटित हो जाती है तो राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन करवाया जाता है। आपातकाल मान लो लग गया, लोकसभा विघटित हो गया, तो ऐसे कंडीशन में आपातकाल जब भी लगता है तो 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति जरूरी है, 1 मंथ के भीतर। तो ऐसे कंडीशन में अगर लोकसभा विघटित हो गया है तो राज्यसभा से जो है अनुमोदन कराया जाएगा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है और राष्ट्रपति के महाभियोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और या अन्य संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति को हटाने के लिए प्रस्ताव जो है राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, या राज्यसभा उसमें इक्वल भूमिका निभाती है। मान लो कैग को हटाना, हाई कोर्ट के जज को हटाना, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, राष्ट्रपति को हटाना है, तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्ति होती है। तो देखो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और इसी से क्वेश्चन ट्विस्ट करके यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, स्टेट पीसीएस में भी पूछ सकता है, या अन्य जगह भी इसी को ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो आपको इस बात का एहसास होगा या आप इस चीज़ों को समझ पाओगे। देखो अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने हाईलाइटेड नहीं किया है, लेकिन एक बार आप इसको देख सकते हैं। हुआ क्या इशू क्या हुआ कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया सोमवार को आदेश दिया कि उत्पीड़न के आरोपित को पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त पर जमानत दिया जा सकता है। मान लो एक व्यक्ति एक्यूज्ड है, तो एक्यूज्ड व्यक्ति को जो पीड़िता महिला है, उस पीड़िता महिला ने अगर उसको राखी बांध दिया तो ऐसे कंडीशन में उसे जमानत दिया जा सकता है। ये हाई कोर्ट का कहना था, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का कहना था।
और इसके कड़ी शब्दों में इसकी आलोचना किया है के वेणुगोपाल। बोला है कि जज को इस तरह से काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड है और लॉ के अनुसार ही जजों को निर्णय लेना चाहिए। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या बोलती है। सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो यहाँ पे दो न्यूज़ है, दोनों ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं, एनजीटी से। देखो दिल्ली में जो है एयर पोल्यूशन काफ़ी होता है, और ख़ास करके दीपावली के समय में। अभी की अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखोगे दिल्ली की, तो लगभग 300 से 400 के बीच में है, और 300 से 400 बीच भी काफ़ी होता है, राइट। यूरोप के कई देशों में जो है 300 क्रॉस अगर करती है तो वहाँ पे आपातकाल लगा दिया जाता है। अब सोचो कि 300 काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन दीपावली के समय में गजब की स्थिति होती है, और मेरा पर्सनल अनुभव है कि दीपावली की रात से लेकर के 2 दिन तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 2000 से क्रॉस होता है, 2000 से भी अधिक होता है। तो ऐसे कंडीशन में इतनी खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली की होती है, सांस लेना दूभर हो जाता है। तो इसलिए एनजीटी ने कहा है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास सटे हुए राज्य जो है वो पटाखों पे पाबंदी लगाए। सिंपल है। यहाँ पे मैं आपके साथ एनजीटी के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे तो एनजीटी पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है। जैसे 2019 में क्वेश्चन आया था एनजीटी पे कि क्या एनजीटी एक संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है, राइट। तो आपको बेसिक में पूरा यहाँ पे एनालिसिस कर दूंगा, जो एटलीस्ट प्रीलिम्स में आपको काम दे सकता है। और साथ ही साथ आपको एनजीटी के बारे में जानकारी ज़रूर होना चाहिए। पेपर में लगभग प्रत्येक दिन इस जो बॉडी है इसके बारे में चर्चा होती है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण। एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के माध्यम से हुआ। मैंने कल आपको बताया था कि वैसे एक्ट या वैसी संस्था, वैसा इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना संसद के किसी एक्ट के माध्यम से हो, उसे सांविधिक संगठन कहते हैं, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, उसे लीगल बॉडी कहते हैं। और वैसे संगठन जिसका स्थापना संविधान में निहित प्रावधानों के तहत हुआ, उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं। जैसे जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी काउंसिल का जिक्र संविधान में है। निर्वाचन आयोग, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इसका जिक्र संविधान में है, इसलिए इसे संवैधानिक संस्था कहेंगे। लेकिन एनजीटी के जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं है। एनजीटी की स्थापना एक एक्ट के माध्यम से हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के माध्यम से, इसलिए इसे सांविधिक संस्था कहेंगे। और इसी पॉइंट को पकड़ते हुए यूपीएससी ने 2019 का क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में। अब देखो एनजीटी को स्थापित करने वाला यानी हरित न्यायाधिकरण को स्थापित करने वाला यह विश्व का तीसरा देश है भारत। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने, केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किया। एनजीटी का हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में है, जबकि 4 इसके क्षेत्रीय क्वार्टर हैं, कार्यालय हैं, जो भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। एनजीटी के बाद अगर कोई मुद्दा आएगा तो उसे 6 महीने के अंदर एनजीटी को सॉल्व करना है। 6 माह के अंदर एनजीटी के पास अगर कोई मुद्दा आएगा तो उसे सॉल्व करेगा एनजीटी। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, एनजीटी किस एक्ट के उल्लंघन पे एक्शन लेता है और किस एक्ट के उल्लंघन पे एक्शन नहीं लेता है, राइट। तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के उल्लंघन होगा, एनजीटी एक्शन लेगा। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन वायु प्रदूषण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002। तो ये जो 7 महत्वपूर्ण एक्ट है, अगर इसका उल्लंघन होगा तभी एनजीटी एक्शन लेगा, राइट। अब देखो 2 महत्वपूर्ण एक्ट को एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया। एक तो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और दूसरा है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। अब देखो इसको, इस बात को आप समझो। जैसे मान लो आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि कुछ राज्यों में बाघ मर रहे हैं,
तो बाघ अगर मर रहा है तो ऐसा नहीं है कि एनजीटी उस राज्य को आदेश देता है कि आपके राज्य में बाघ मर रहा है, आप कानून क्यों नहीं बना रहे हैं। क्यों एनजीटी उस राज्य को आदेश नहीं देता है? क्योंकि वो जो है बाघ जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल्ड 1 के तहत आता है, राइट। तो बाघ चूंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1971 के तहत आता है, तो इसलिए बाघ वगैरह का मान लो, बाघ हो गया, शियार हो गया, शेर हो गया, या कुछ भी जीव जंतु हो गया, तो अगर उसका कोई इशू होगा तो वहाँ एनजीटी आदेश नहीं देगा, क्योंकि वो एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया। लेकिन एयर पोल्यूशन का काम होगा, वायु प्रदूषण का काम होगा, जल प्रदूषण का काम होगा, जैव विविधता अधिनियम का काम होगा, तो एनजीटी तुरंत एक्शन लेगा। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, रेरा के बावजूद उपभोक्ता अदालत जा सकते हैं होम बायर्स। रेरा क्या है? रेरा जो है रियल एस्टेट को रेगुलेट करने का एक अथॉरिटी है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इशू सुन लो कि इशू क्या है। देखो, रियल एस्टेट कंपनियां की दलील ठुकराई सुप्रीम कोर्ट ने। रेरा कानून लागू होने के बाद रियल एस्टेट कंपनियां कहती है कि उपभोक्ता अदालतों को उसके खिलाफ होम बायर्स की शिकायत की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। यानी रेरा जो एक्ट लागू हो गया उसके बाद जो है, जो बिल्डर्स था, बिल्डर का कहना था कि जो उपभोक्ता है वो मेरे खिलाफ रेरा में जा सकता है, लेकिन मेरे खिलाफ जो उपभोक्ता है वो अदालत नहीं जा सकता। यानी मान लो आपको एक घर खरीदना, मान लो पटना में, या आपको दिल्ली में मान लो एक फ्लैट खरीदना, आपका कुछ डिस्प्यूट हो गया बिल्डर के साथ, तो डिस्प्यूट के सेटल के लिए आप रेरा जा सकते हैं, लेकिन आप कहाँ नहीं जा सकते हैं? तो आप उपभोक्ता अदालत नहीं जा सकते हैं। ये कहना था बिल्डर का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जो बायर है, जो खरीदार है, वो दोनों जगह जा सकता है। उसकी मर्जी होगी तो वो जाएगा रेरा के पास, और उसकी मर्जी होगी तो वो जाएगा उपभोक्ता अदालत के पास। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रेरा के बारे में पता होना चाहिए। देखो, रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, राइट। रियल एस्टेट विनियम और विकास अधिनियम 2016। तो इसके अंतर्गत घरेलू खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए अचल संपत्तियों उद्योग में निवेश को बढ़ावा देने संबंधित प्रावधान किया गया। यह कानून बिल्डरों द्वारा मकान उपलब्ध कराने में होने वाली देरी के विरुद्ध, बिल्डर मान लो पैसा ले लेता था लेकिन मकान उसको उपलब्ध नहीं करवाता था समय पे, तो इसको लेकर के रेरा की स्थापना किया गया था। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करेगा कि केवल उन्हीं बिल्डरों को भवन निर्माण परियोजना की शुरुआत करने की अनुमति दी जाए जो पंजीकृत, इस अधिनियम के तहत पंजीकृत हो। यानी मान लो आप एक बिल्डर हो, आपको बिल्डिंग बनाना है दिल्ली में, या पटना में बनाना है, या रांची में बनाना है, या लखनऊ में बनाना, तो ऐसे कंडीशन में आपको रेरा में जो है पंजीकरण कराना होगा आपकी कंपनी को, तभी जाकर के आप बिल्डिंग बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो बुकिंग की राशि है वो 10% तय किया गया। 10% से अधिक बुकिंग की राशि आप नहीं ले सकते हैं। मान लो आप जो है मकान आपका तैयार होगा, या आपका फ्लैट तैयार होगा मान लो 50 लाख रुपए में, तो ऐसे कंडीशन में 5 लाख रुपए से अधिक आप बुकिंग की राशि नहीं ले सकते हैं। तो कोशिश किया है मैंने रेरा के बारे में आपको बताने का। यहाँ पे देखो, रेरा के बारे में यहाँ मैंने बताया, यहाँ से मैंने एनजीटी के बारे में बताया, और यहाँ से राज्यसभा के बारे में बताया। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये संस्था के बारे में जो आपको जानकारी होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे जो कुछ चर्चा मुझे करना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने तोड़ा 13 साल का रिकॉर्ड। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ग्रो कैसे कर रहा है, इसकी जानकारी होता है हमें PMI इंडेक्स के आधार पर, राइट। और PMI इंडेक्स प्रत्येक महीना जारी किया जाता है। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जानकारी रखो कि PMI इंडेक्स जो है इस बार जो है अक्टूबर में जो आया है वो आया 58.9, इतना, ठीक है, 58.9 आया। अब देखो क्या होता है PMI, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इसे कहा जाता है। ये जो है एक इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट ISM के द्वारा मानसिक रूप से यानी मंथली रूप से ये जारी किया जाता है। अब ये विनिर्माण और सेवा दोनों में जो है व्यावसायिक गतिविधियों के एक संकेतक के रूप में जारी किया जाता है। यानी ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी दिया जाता है और ये सर्विस सेक्टर में भी दिया जाता है।
पीएमआई की गणना विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में अलग अलग की जाती है और उसके पास बाद जो है एक समग्र सूचकांक तैयार किया जाता है। देखो वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है पीएमआई इंडेक्स। पीएमआई इंडेक्स जो है 0 से लेकर के 100 के बीच में रैंकिंग पॉइंट जारी होता है। अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए पीएमआई इंडेक्स जारी हुआ तो 50 से जितना अधिक होगा, 50 से जितना 100 की तरफ अधिक होगा, यानी हमारा डेवलपमेंट उतना हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना ग्रो कर रहा है। और 50 से कम जितना 0 की तरफ होगा यानी उतना नीचे हम लोग जा रहे हैं, राइट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना नीचे जा रहा है। 50 से अगर ऊपर होगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पॉजिटिव में जा रहा है और 50 से अगर नीचे होगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर निगेटिव में जा रहा है। देखो कमलनाथ का स्टार प्रचारक का चुनाव दर्जा खत्म करने के लिए चुनाव आयोग के आदेश पर रोक। तो चुनाव आयोग ने जो है कमलनाथ को स्टार प्रचारक का दर्जा खत्म कर दिया था। क्यों खत्म कर दिया था ये अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि स्टार प्रचारक जो है उसका दर्जा क्यों इम्पोर्टेंट होता है। और साथ ही साथ ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि इसको रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चली गई कांग्रेस। तो देखो मध्य प्रदेश में बाय इलेक्शन होने वाले हैं और बाय इलेक्शन के लिए जो है हर एक पार्टी की तरफ से जब भी इलेक्शन होगा, मान लो बिहार में इलेक्शन अभी चल रहा है, तो जब भी इलेक्शन होगा तो हर एक पार्टी की तरफ से जो है कुछ लोगों की लिस्ट सौंपी जाती है एज ए स्टार प्रचारक, चुनाव आयोग को सौंपी जाती है। अब देखो जो व्यक्ति स्टार प्रचारक की लिस्ट में होते हैं, राइट, जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर बिहार आएंगे, पीएम मोदी, तो बिहार आकर मान लो कि मुजफ्फरपुर में जाकर के एक रैली करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसका एक अच्छा खासा कॉस्ट होता है, राइट। या स्टार प्रचारक आते हैं मान लो तो उसका एक अच्छा खासा कॉस्ट होगा। तो प्रत्याशियों की जो सीमा है उसको लिमिट सीमा है, प्रत्याशियों की जो खर्च करने की सीमा है वो लिमिट सीमा है, जो 28 लाख थी पहले एमएलए के चुनाव में 28 लाख थी, जिसको 10% बढ़ा कर 30.8 लाख कर दिया गया, 30,80,000 रुपये कर दिया गया है। इतना ही एक प्रत्याशी चुनाव में खर्च कर सकता है। मान लो कि एक विधायक के चुनाव में शामिल होने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी का खर्चा जोड़ा जाए तो वो खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। या कोई स्टार प्रचारक है तो उसका खर्चा काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो प्रत्याशी जो है 30 लाख रुपए तक, जिसकी सीमा है कि 30.8 लाख रुपए खर्च कर सकता है, वो 50 लाख 60 लाख क्रॉस हो जाएगा, जो चुनाव आयोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए अगर स्टार प्रचारक कहीं जाता है किसी चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उसका जो खर्चा होता है वो पार्टी के खर्चा में शो होता है, उस उम्मीदवार के खर्चा में शो नहीं होगा। यानी मान लो कमलनाथ जो है कहीं जाएंगे, किसी कांग्रेस के प्रत्याशी में अगर इनको स्टार प्रचारक का दर्जा नहीं है मान लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में किसी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में ये रैली करने जाएंगे, तो वैसे कंडीशन में उस प्रत्याशी के जो खर्चा होगा टोटल, उस खर्चा में कमलनाथ जी का जो है अगर वो वहाँ पे जाएंगे तो उसका जो खर्चा होगा उसी में काउंट होगा। मान लो ये उस प्रत्याशी के फेवर में जाकर के अगर रैली करते हैं तो इसका खर्चा भी जो होगा वो उस प्रत्याशी के जो टोटल खर्चा होगा उसी में काउंट होगा। और साथ ही साथ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रख लेना, देखो लोकसभा के लिए जो है चुनावी खर्च की सीमा है 70 लाख रुपये, विधानसभा के लिए 28 लाख रुपये, और जो छोटे राज्य हैं जैसे सिक्किम वगैरह हो गया तो उसके लिए 20 लाख रुपये है। तो अब इसको 10% बढ़ा दिया गया, यानी लोकसभा के लिए आप खर्च की सीमा जो है 77 लाख रुपये हो गई, विधानसभा के लिए 30.8 लाख हो गई, और जो है सिक्किम जैसे छोटे राज्यों के लिए इसकी सीमा हो गई 22 लाख रुपये। प्रत्येक पे 10% बढ़ा दिया गया। कृषि कानून को लेकर अक्सर मैंने चर्चा किया तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। देखो आईएमडी के बारे में भी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था, और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है एक तो डाटा ये कि आईएमडी क्या है, आईएमडी का ऑफिस कहाँ है, आईएमडी का स्थापना कब हुआ था, वो जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ कि बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है कि 28 वर्ष 45 साल के बाद, ऐसा 45 साल पहले हुआ था 2020 में जो हुआ है, राइट,
45 वर्ष पहले हुआ था कि इस तरह से मानसून जो है इतना देरी से रिटर्न हुआ। यानी इससे पहले अगर देखा जाए तो 1975 में जो है मानसून 28 दिन की देरी के बाद जो है रिटर्न हुआ, समझे। तो इस तरह का घटना जो है बहुत दिन के बाद हुआ, इसलिए जानकारी होना चाहिए। आईएमडी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और ऑलरेडी इस न्यूज़ को लेकर के पहले भी पेपर में आया हुआ था, मैंने डिस्कस किया था वहाँ पर। चीन को चुनौती देने के लिए बड़ा नौसैनिक अभ्यास, जैसा कि हम सभी को पता है कि मालाबार अभ्यास की शुरुआत जो है आज से हो रही है। मालाबार अभ्यास की शुरुआत जो हुई थी वो 1992 में हुई थी, 1992 में हुई थी। भारत और अमेरिका के बीच में ये चलने वाला वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। 2015 में इसमें जापान शामिल हुआ और 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ। तो क्वाड के जो चारों देश हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इस बार, यानी आज से, मंगलवार से। और ये पहली बार हो रहा है कि क्वाड के चारों देश किसी एक्सरसाइज में पार्ट कर रहा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वाड के चारों देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास में जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट। तो इसको भी विस्तृत रूप से हमने काफ़ी बार चर्चा किया। एक बार इसको भी देख सकते हैं कि रोशनी एक्ट में कब्जाई ज़मीन खाली कराएं तहसीलदार। तो 2001 के आसपास जम्मू कश्मीर में रोशनी एक्ट आया था, और उस रोशनी एक्ट में जो है काफ़ी ज़मीन जो है कब्जा किया गया था, और इसी को न्यूज़ है कि इसको तहसीलदार जो है उसको खाली करवाएं, राइट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये जो है भरत झुनझुनवाला है, और इनका एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि ये जो एडिटोरियल है ये भी अच्छा है, टॉपिक अच्छा है, लेकिन इसका कंटेंट उस लेवल का नहीं है। देखो कोई एडिटोरियल इंपॉर्टेंट कब होता है, जब मान लो किसी टॉपिक के बारे में उसको 10 आपको 5 से 6 जो है पॉजिटिव पॉइंट मिल जाए। जैसे मान लो ये टॉपिक है संरक्षणवाद का लाभकारी रूप, तो क्यों ज़रूरी है उसके लिए 5 से 6 पॉजिटिव पॉइंट दिया जाए और 5 से 6 नेगेटिव पॉइंट दिया जाए, तब जाके आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, या वो आपको एक कंप्लीट रूप से तैयार कर देता है। अगर इस तरह का चीज़ें नहीं होता, मान लो आज के अगर संरक्षणवाद के लाभकारी स्वरूप में हम 2 ही पॉइंट इसको गेन करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जब भी नेक्स्ट टाइम संरक्षणवाद के बारे में कुछ चर्चा होगी, तो वैसे कंडीशन में रेस्ट पॉइंट जो होगा वहाँ से आप गेन कर लेना। एडिटोरियल पढ़ने का यही फ़ायदा होता है कि आपको एक अच्छा नोट जो है धीरे धीरे बनता चला जाता है, राइट। देखो राइटर का कहना है, भरत झुनझुनवाला का कहना है कि कोरोना के बाद कुछ सकारात्मक पक्ष हुए हैं, और आपसे पूछा भी जा सकता है कि कोरोना का क्या कुछ फ़ायदा है, क्या कुछ कोरोना का प्रॉफिट है, तो बिल्कुल कुछ प्रॉफिट है। पहला जो फ़ायदा हुआ हमारे देश में वो हुआ है कि श्रम कानून में सुधार हुआ। दूसरा है कि कृषि उत्पादन बढ़ा है, काफ़ी बढ़ा है। माल के रेल के माल ढुलाई बढ़ा है, यानी हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। और इसको लेकर के मैंने एक फ़ोटो भी डाला है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाकर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से मैं हाईलाइट करके पोर्शन को डाल देता हूँ जो आप पहले पढ़ लोगे, और उसके बाद अगर हमारा एनालिसिस देखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। अब देखो पीएमआई इंडेक्स 13 वर्ष में सबसे हाई है। अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि पीएमआई इंडेक्स कितना है, लगभग 59.8 के आसपास था, जो पिछले 13 वर्ष में अधिक है। यानी हम जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी बड़ा भारत का। तो ये सारा का सारा कोरोना का प्रॉफिट है। अब देखो नेगेटिव क्या है, और इसी नेगेटिव को लेकर के संरक्षणवाद के बारे में चर्चा किया गया राइटर के द्वारा। नेगेटिव क्या है कि आईएमएफ के द्वारा पर कैपिटा इनकम $1888 रहेगी प्रति व्यक्ति, और भारत की जो है 1887 रहेगी। तो बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत से ज़्यादा हो गया है। तो इसको लेकर के ये एडिटोरियल लिखा गया है, ये आईएमएफ के अनुसार। संरक्षण क्या होता है और संरक्षणवाद क्या होता है? संरक्षण क्या होता है, संरक्षणवाद क्या होता है? देखो आज से पहले 2-3 दिन पहले एक यूज़र ने मुझसे टैरिफ के बारे में पूछा था कि टैरिफ क्या होता है, राइट, TRRIF।
संरक्षणवाद क्या होता है और साथ ही साथ ट्रेड वार क्या होता है, तीनों चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे मान लो एक मोबाइल है, हमारे देश में मोबाइल है, ये जो मोबाइल है मान लो जो हमारे देश में बनाती है, मान लो माइक्रोमैक्स हमारे देश में एक मोबाइल बना रही है, वो मोबाइल 10,000 रुपये में मान लो कि 10 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है उसमें, राइट, 2 GB का रैम दिया हुआ। अब देखो, मान लेते हैं कि चाइना से एक मोबाइल जो है, चाइना एक मोबाइल बना रही है और जो 5,000 रुपये में जो है 10 मेगापिक्सल कैमरा से अधिक दे देगी, मान लेते हैं 10 ही मेगापिक्सल देगी 5,000 रुपये में, मान लेते हैं कि 2 GB रैम ही देगी। तो मान लो ये जो माइक्रोमैक्स जो जितनी खूबी, जितना इसका स्पेसिफिकेशन था 10,000 रुपये में, उतना सारा का सारा स्पेसिफिकेशन इसमें जो है 5,000 रुपये में ही अवेलेबल है। तो ऐसी कंडीशन में जो होगा क्या कि अगर ये हमारा मान लो इम्पोर्टर जो है वो इसको मंगाता है हमारे देश में, तो ऐसे कंडीशन में जो इम्पोर्टर इसमें मंगाता है तो हम क्या करते हैं कि उस पर टैरिफ लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो अगर 5,000 रुपये का अगर मोबाइल जो है जो हमें मिल रहा है, अगर वो पूरे के पूरे भारत में आ जाए तो ऐसा पूरा पूरा चाइनीज इंडस्ट्री जो है पूरा पूरा बूम कर जाएगा, हमारा जो अपना माइक्रोमैक्स है वो बंद हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इसमें हम 5,000 रुपये का, मान लो ये हमें मिल रहा है 5,000 रुपये में और प्लस 5,000 रुपये हम इस पर टैरिफ लगा देते हैं, तो टोटल अब 10,000 रुपये में मिल रहा, राइट। तो अब देखो, मान लो चीन के मोबाइल का जितना भी स्पेसिफिकेशन है वो भी 10,000 में मिल रहा है और उसी स्पेसिफिकेशन के भारत का मोबाइल है वो भी हमें 10,000 में मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में यूजर जो है चीन की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं होंगे। या कुछ जगह क्या किया जाता है कि मान लो कि ये मोबाइल जो है चीन का मोबाइल, इसको 11,000 रुपये में इंडिया में बेचा जाए, 5,000 रुपये में हमें मिल रहा, 6,000 रुपये का हमने टैरिफ लगा दिया, टोटल 11,000 रुपये हो गया और ये जो है हमें 10,000 में मिल रहा। तो मान लो एज ए यूजर पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि माइक्रोमैक्स जो है आपको मोबाइल 10,000 रुपये में मिल रहा है और चीनी मोबाइल आपको 11,000 में मिल रहा है, दोनों में समान क्वालिटी है, आप किसको खरीदोगे? आप खरीदोगे माइक्रोमैक्स को। तो इसलिए जो है टैरिफ लगाया जाता है। टैरिफ इसलिए लगाया जाता है कि माइक्रोमैक्स जैसी इंडस्ट्रीज सेव हो, बाहर का जो सामान आया बहुत सस्ता सामान नहीं आया, अगर बहुत सस्ता सामान आएगा तो वो हमारे जो घरेलू मार्केट है उसको कब्जा कर लेगा और उसको कब्जा कर लेगा, इसलिए हम उसके सामान पे टैरिफ लगाते हैं, राइट। अब संरक्षणवाद क्या हो गया? संरक्षणवाद इसी को कहते हैं कि हमारा माइक्रोमैक्स सेव हो, इसके लिए हम जितना अधिक से अधिक टैरिफ लगा सकें उस पर, उसी को संरक्षणवाद कहते हैं। मान लो कि माइक्रोमैक्स 10,000 रुपये में मिल रहा है, तो चीनी अगर मोबाइल, मान लो चीन का मोबाइल जो है 5,000 रुपये में भी अगर हमें दे रहा है चीनी, तो उस पर जो है भारत सरकार जो है टैक्स लगा करके उसको 11,000 रुपये में कर देगी, ताकि हमारा जो घरेलू इंडस्ट्रीज है वो सेव हो सके। घरेलू इंडस्ट्री सेव होगा तभी जा करके एम्प्लॉयमेंट सेव होगा, जितना लोग यहाँ पे इस इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है वो सेव होगा, देश का उन्नति हो पाएगा और हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी बचेगा। क्योंकि जो ये मोबाइल मंगाने के लिए जो चीन से सामान मंगाते हैं उसमें हमारा विदेशी मुद्रा भंडार का व्यय होता है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व का व्यय होता है। तो इसलिए अगर निर्यात अधिक होगा मान लो, तो होगा क्या, निर्यात अधिक होने से जो है फॉरेक्स रिजर्व जो है बढ़ता है। निर्यात जितना कम होगा, आयात जितना ज़्यादा होगा, उतना फॉरेक्स रिजर्व घटता है। तो समझ में आया कि संरक्षणवाद क्या है कि अपने घरेलू मार्केट, अपने घरेलू इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए सरकार जो टैरिफ हाइक करती है उसी को कहा जाता है संरक्षणवाद। और होता क्या है, ट्रेड वार कैसे होता है? ट्रेड वार हो गया है कि मान लो कि चीन का एक मोबाइल है, चीन के मोबाइल पे हमने 200% टैरिफ मान लो बढ़ा दिया, तो चीन का मोबाइल इंडिया में मिलना कम हो जाएगा, राइट। अब क्या करेगा कि चीन हमारे यहाँ से चावल मंगाता है, बासमती चावल मंगाता है। अब चीन ने क्या किया कि बासमती चावल पे जो है वो टैरिफ हाई कर दिया, 200% वो भी कर दिया, तो चीन में लोग बासमती चावल खरीदना बंद कर देंगे। तो हमने चीन के मोबाइल को खरीदना बंद कर दिया, चीन में के व्यक्ति ने हमारे बासमती राइस को खरीदना बंद कर दिया क्योंकि उसने टैरिफ हाई कर दिया। तो इसी को कहा जाता है ट्रेड वार। हुआ क्या था कि अमेरिका जो है चीन के सामान पे टैरिफ हाई कर दिया था, इसलिए अमेरिका के जो लोकल व्यक्ति थे उसको चीन का सामान अब महंगा मिलना शुरू हो गया था और वो उन सामानों को खरीदना बंद कर दिया था। बदले में
चीन ने क्या हुआ कि अमेरिका के जो वस्तु है उसको पे टैरिफ हाई कर दिया और चीन के लोकल लोगों ने अमेरिका के सामान को खरीदना बंद कर दिया। इसी को कहा गया था ट्रेड वार की स्थिति। अब देखो रघुराम राजन ने क्या कहा। रघुराम राजन का कॉन्सेप्ट था कि जो नॉर्मल समय, कोरोना के समय नहीं, नॉर्मल समय अगर हो तो ऐसे कंडीशन में संरक्षणवाद से बचना चाहिए। क्यों ऐसा कहा था इन्होंने कहा था कि एक काम कीजिए, आप जो घरेलू इंडस्ट्रीज़ है उसको इतना प्रतिस्पर्धी बनाइए। मान लेते हैं कि चीन आपको 5,000 रुपये में मोबाइल दे रहा, तो आप क्यों नहीं उसी मोबाइल को 4,000 रुपये में बनाने में सक्षम हो। आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए और कोशिश कीजिए कि उसी मोबाइल को 4,000 रुपये में डेवलप कर सकें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो भी बचेगा, आपके लोकल जो लोग हैं वो भी आप ही का जो है सामान वो खरीदेगा, और साथ ही साथ चूँकि 5,000 रुपये में मान लो चीन दे रहा है मोबाइल और हम 4,000 रुपये में दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में विश्व को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए हमें संरक्षणवाद से बचना चाहिए, संरक्षणवाद से बचना चाहिए, क्योंकि हमें कंपटीशन की भावना क्रिएट करनी है, क्योंकि चीन से सस्ता हमें मोबाइल क्रिएट करना। और बार बार मैं मोबाइल का जिक्र इसलिए करता हूँ कि एक नॉर्मल सभी लोगों के पास मोबाइल होता है और अधिकतर लोगों के पास चाइनीज़ मोबाइल होता है, तो एक तरह से कंपटीशन की भावना ये क्रिएट करती हैं और इसे तत्कालिक रूप से समाधान करना होगा। हमें विश्व हेतु प्रतिस्पर्धी सामान तैयार करना, राइट। तो ये कहना था इनका। बाकी जो है राइटर का कहना जो है, भरत झुनझुनवाला का जो कहना है, ये कुछ कंपेयर कर रहे हैं 1980 के संरक्षणवाद से और वर्तमान के संरक्षणवाद से, जो अधिक इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो 2-3 पॉइंट था जो चर्चा करने योग्य था, जो मैंने चर्चा कर दिया। अब देखो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है कि 1980 में जो है मान लो जो संरक्षणवाद था उसमें मात्रात्मक संरक्षणवाद था। मात्रात्मक संरक्षणवाद था मतलब कि जैसे मान लो एक लिमिट सीमा तक ही आप सामान को मंगा सकते थे। जैसे मान लो कि कोई सामान है, मान लो तो इस्पात, तो इस्पात जो है 1 टन इस्पात की अगर सीमा भारत सरकार ने तय की है तो 1 टन इस्पात ही मंगा सकते थे। जबकि आज जो संरक्षणवाद है आज ऐसा नहीं है। आज सरकार ने क्या किया, टैरिफ हाइक कर दिया। तो टैरिफ हाइक किया है तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति चाहेगा तो मंगा नहीं सकता। आज आप 10 टन चाहते हैं तो 10 टन मंगा लीजिए, 50 टन चाहते हैं 50 टन मंगा लीजिए, बशर्ते जो मान लो कंपनी मंगाएगा उसको भारत में बेचना भी तो चाहिए, राइट। वो बेचेगा तभी तो मंगाएगा। तो उस समय में मात्रात्मक प्रतिबंध था, आज मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है। इस तरह के 2-3 पॉइंट चर्चा किया जो अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है संरक्षणवाद को लेकर के उसके साथ, और रघुराम राजन का जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ उस पर हमने आपके साथ डिस्कस किया। देखो, वंचित समूहों के शैक्षिक उत्थान की पहल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है 2020 में, उसको लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और ये सब बातों की चर्चा मैं वहाँ पे कर दूंगा। यहाँ पे है कि वंचित समूह के लिए जो है इसमें क्या क्या प्रोविज़न किया गया, थोड़ा बहुत चर्चा किया गया, बहुत डिटेल में इसमें चर्चा नहीं किया गया, तो खुद से एक बार आप उसको पढ़ लेना। वंचित समूह के बारे में मैंने भी अच्छे से नहीं पढ़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो है जो PDF है मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा है कि वंचित समूह के लिए वहाँ पे क्या क्या किया गया, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे एक स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा और पहले भी हमने डिस्कस किया है, राइट। तो बाकी यहाँ पे खुद पढ़ लेना कि वंचित समूह के लिए जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या किया गया है। देखो, GST पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। GST कंपनसेशन का इशू है। आज से 1.5 माह पहले मैंने वीडियो बनाया था GST कंपनसेशन और एक्ट ऑफ गॉड, राइट। तो जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि GST कंपनसेशन का इशू लगातार चर्चा में रहेगा। तो थोड़ा सा बेसिक मैं हिंट दे देता हूँ, वीडियो देखना, उसमें आपको समझ में आएगा। देखो, GST जब आ रहा था, अपनाया जा रहा था, कब अपनाया गया GST? 1 जुलाई 2017 को। और जब GST अपनाया जा रहा था तब काफ़ी राज्यों में जो है इसको लेकर के असहमति थी। राज्यों को लग रहा था कि उसे अपेक्षित GST कलेक्शन नहीं होगा, इसलिए काफ़ी राज्य मना कर रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में हमारे देश के तत्कालीन वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा कि एक काम कीजिए राज्य, आप जो है GST अपनाइए और आपको जो भी घाटा होगा उसकी भरपाई हम करेंगे। जैसे मान लो कहा गया है कि GST अपनाने से पूर्व मान लो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा राज्यों को
कि मान लेते हैं कि आपके जो है जीएसटी अपनाने से पूर्व जो है आपको 1 लाख रुपए का कलेक्शन मिलता था। जीएसटी अपनाने के बाद अगर आपको इसका 14% एक्स्ट्रा यानी 1,14,000 रुपये से कम कलेक्शन अगर हुआ तो उसकी भरपाई जितना कम होगा उसकी भरपाई हम आपको करेंगे। यानी प्रत्येक वर्ष 14% इंक्रीमेंट होना चाहिए। और कब तक? 2017 से लेकर के 2022 तक, राइट। जैसे मान लो 17 में जो है आपका जो है 18 में आपका जीएसटी 1,14,000 होना चाहिए। मान लो कि 1,14,000 की जगह 1 ही लाख कलेक्शन हुआ, तो 1 लाख जो कलेक्शन हुआ था, ऐसे कंडीशन में जो 14,000 रुपये बच गया है, ये केंद्र सरकार ने कमिट किया था राज्यों को कि ये जो जितना कम होगा वो हम आपको भरपाई करेंगे, एज ए जीएसटी क्षतिपूर्ति करेंगे, जीएसटी कंपनसेशन देंगे। तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी भरपाई करे 2022 तक, राइट। तो अब देखो कोरोना के समय में केंद्र सरकार की स्थिति भी खराब है, राज्यों की स्थिति भी खराब है। तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या द्वंद्व है उसको लेकर के वीडियो बनाया है, देखना जरूर। अगला राहत पैकेज सर्विस सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर्विस सेक्टर का भारत की जीडीपी में अच्छा खासा योगदान है, 55% के आसपास योगदान है। तो ऐसे कंडीशन में अब जो है हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को राहत दिया। यहाँ पे जैसे इसमें आप देखोगे आत्मनिर्भर पैकेज जो दिया गया है उसमें 3 लाख करोड़ जो है एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को दिया गया। तो एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ क्या है? अधिकतर एमएसएमई इंडस्ट्रीज जो बेस होता है वो होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ऐसे कंडीशन में सर्विस सेक्टर को मूव करने की आवश्यकता है, क्योंकि 55% से अधिक हमारी जीडीपी में भागीदारी है सर्विस सेक्टर की। तो इसी को लेकर के राइटर का कहना है कि अब जो है अगला पैकेज सर्विस सेक्टर पे आ रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है न्यूज़, हमने आपके साथ डिस्कस किया था इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम। एक हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट होता है। हेलीकॉप्टर मनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हेलीकॉप्टर से जो है, जैसे मान लो ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर से पैसा नीचे बांटो, पैसा उड़ाओ पूरा, राइट। तो हेलीकॉप्टर मनी का एक तरह से कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब भी कभी भी क्राइसिस की कंडीशन हो, मंदी की कंडीशन हो, ऐसे कंडीशन में जो है अधिक से अधिक पैसा लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों तक पैसा डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा करेगा तो क्या होगा कि अधिक से अधिक मांग क्रिएट होगा, डिमांड क्रिएट होगा। अधिक से अधिक डिमांड क्रिएट होगा तो क्या होगा कि अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा। अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा? अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट होगा। अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट होगा तो अधिक से अधिक क्या होगा? सेविंग होगा। अधिक से अधिक सेविंग होगा तो अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट होगा, और अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट होगा तो अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा। तो ये जो इकोनॉमिक साइकिल है ये हमारा मूव करेगा, राइट। तो मांग क्रिएट करने के लिए लोगों के पास पैसा होना चाहिए। तो इसलिए जो है सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज लाया था, और उस आत्मनिर्भर का जो पैकेज था 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था, उसमें 3 लाख करोड़ रुपए जो बात की गई थी वो किया गया था कि एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को दिया जाए। और 3 लाख करोड़ में अभी तक जो है एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को जो दिया गया, सैंक्शन जो किया गया, और इसकी निर्धारित समय था 31 अक्टूबर तक ही देना था। अब देखो 31 अक्टूबर तक 2.03 लाख करोड़ रुपए का लोन जो है मंजूरी दिया जा चुका, और 1.148 लाख करोड़ रुपए लोन दिया जा चुका। तो अभी 3 लाख करोड़ रुपए कंप्लीट करना, 3 लाख करोड़ रुपए का टोटल लोन देना है। लोन अभी तक एग्जैक्टली दिया जा चुका है 1,48,000 करोड़ का, और लोन की जो मंजूरी हो चुकी है 2,03,000 करोड़ की हो चुकी है। तो इसलिए 1 महीना का और समय दिया गया है। कहा गया है कि अब एक काम कीजिए कि 30 नवंबर तक का समय हम आपको देते हैं, 30 नवंबर तक ये लोन आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, राइट। पहले सीमा था 31 अक्टूबर का। वनडे एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है कि भारत में जन्मी प्रियंका राधाकृष्णन बनी है न्यूजीलैंड की मंत्री। ये प्रियंका राधाकृष्णन है जो न्यूजीलैंड में मंत्री बनी है, भारतीय मूल की है। देखो ये जो पेज होता है ये काफ़ी अवेयरनेस का पेज होता है। पेज नंबर 13 जो होता है काफ़ी अवेयरनेस का पेज होता है। इस न्यूज़ को एक बार देख सकते हैं आप। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बुग्याल जो है, पहाड़ पे हरी मखमली घास का मैदान होता है उत्तराखंड में, उसे कहा जाता है बुग्याल। और साथ ही कैंपा फंड की चर्चा है, तो कैंपा फंड पे भी मैं कोशिश करूँगा एक स्पेशल वीडियो बना देने का। काफ़ी चर्चा होता है कैंपा फंड को लेकर के।
और कुछ स्पेशल वीडियो मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाया जाए। तो आप लोगों को जो टॉपिक समझ में नहीं आता आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उस पर मैं कोशिश करूँगा एक स्पेशल वीडियो बनाने का। राइट, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।